नमस्कार दोस्तों। हाल ही में आपने पेपर में पढ़ा होगा कि 1 जून 2023 को स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड द्वारा अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया गया है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि हमने जो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1983 में शुरू किया था, उसके अंतर्गत हमने पृथ्वी, अग्नि, नाग, आकाश, अग्नि श्रृंखलाओं की मिसाइल का विकास किया है। और जो कल परीक्षण किया गया है उसका अपना रणनीतिक महत्व है। तो आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि आखिर ये जो अग्नि 1 मिसाइल है, इससे भारत को क्या फायदा होने वाला है, इसकी रेंज कितनी है और इसके आगे जाकर दूरगामी परिणाम क्या होंगे। तो आप मेरे पीछे जो स्लाइड देख पा रहे होंगे उसमें एक मिसाइल लॉन्च हो रही है और एक तरीके से आपको ये पता चल रहा है कि मिसाइल को लॉन्च करने में लॉन्चर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि अग्नि एक प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइल होती है। बैलिस्टिक मिसाइल उन मिसाइलों को कहा जाता है जो लॉन्च होने के साथ प्रोजेक्टाइल मोशन पाथ को फॉलो करती हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन आप सबने अपने फिजिक्स में 11वीं या 12वीं कक्षा में पढ़ा होगा। प्रोजेक्टाइल मोशन एक ऐसा मोशन होता है जिसकी एक पर्टिकुलर ट्रेजेक्ट्री होती है और ये जो ट्रेजेक्ट्री होती है ये पैराबोलिक होती है, यानी यहाँ पर जो भी टारगेट होगा उस टारगेट को हिट करने में जो मिसाइल है पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगी। अब दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि एक रॉकेट और एक मिसाइल काफी सिमिलर होते हैं। डिफरेंस बस इतना होता है कि रॉकेट को कभी भी हम गाइडेड नहीं कह सकते, जबकि मिसाइल को हम गाइडेड कहते हैं। जिस तरीके से रॉकेट के अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं उसी तरीके से मिसाइल के भी अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। और साथ ही साथ रॉकेट में जिस तरीके से हम सॉलिड फ्यूल और लिक्विड फ्यूल को यूज करते हैं, इसी तरीके से हम मिसाइल में भी सॉलिड फ्यूल और लिक्विड फ्यूल को यूज करते हैं। बस अंतर इतना आ जाता है, रॉकेट को हम बिना निर्देशित किए हुए प्रक्षेपित करते हैं, जबकि मिसाइल को निर्देशित करने के बाद ही प्रक्षेपित किया जाता है। तो यहां पर जो हेडलाइंस है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। अ सक्सेसफुल ट्रेनिंग लॉन्च ऑफ अ मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 was carried out by the स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड। अब ये जो स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड है, ये एक ऐसी यूनिट है भारत सरकार की जो भारत के टैक्टिकल वेपन्स को संभालती है। टैक्टिकल वेपन्स का मतलब होता है कि ऐसे वेपन्स जिनको हम रणनीतिक और सामरिक महत्व के लिए विकसित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लियर वेपन्स। तो आप ये भी यहां से समझ सकते हो कि जो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं उनको लॉन्च करने के लिए जो भारत ने यूनिट बनाई हुई है उसका नाम है स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड। और जहां से हम मिसाइल को लॉन्च करते हैं, पहले इस द्वीप को, इस आइलैंड को व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता था और अब इसका जो नया नाम है वो है अब्दुल कलाम आइलैंड। एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड। ये कहां पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। अब ये जो अग्नि 1 मिसाइल है, इसको आप मीडियम रेंज की मिसाइल कह सकते हो। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए जब भी आप मिसाइल को क्लासिफाई करने जाओगे तो कई सारी मिसाइल शॉर्ट रेंज की श्रेणी में आती हैं, कुछ आपकी मीडियम रेंज की श्रेणी में आती हैं, कुछ आपकी इंटरमीडिएट रेंज होती हैं, कुछ आपकी इंटरकॉन्टिनेंटल होती हैं। तो डिपेंड करता है कि आप मिसाइल के साथ कौन सा गोल अचीव करना चाह रहे हैं। आज जो हम मिसाइल अग्नि 1 डिस्कस कर रहे हैं, ये एक प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइल होती है। और बैलिस्टिक मिसाइल्स उन मिसाइल्स को कहा जाता है जिनको लॉन्च करने के बाद ये एक पैराबोलिक आकार की ट्रेजेक्ट्री को कहीं ना कहीं जनरेट करती हैं और फिर जाकर अपने टारगेट को अचीव करती हैं। यहां मैंने आपको स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड के बारे में भी जो बताया इस स्लाइड में मेंशन है। स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड की यदि हम चर्चा करें तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि फिर से ये न्यूज में आ चुका है। इसे स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर कमांड के नाम से भी जाना जाता है और ये इंडिया का जो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, उसका भी भाग होता है। तो ये याद कर लीजिएगा आप ये, क्योंकि जितनी भी एग्जामिनेशंस होती हैं उनमें ये पूछा जा सकता है। तो स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड, जिसे स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर कमांड के नाम से भी जाना जाता है, ये इंडिया के न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का ही एक पार्ट होता है। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? टैक्टिकल और स्ट्रैटेजिकल न्यूक्लियर वेपन्स के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। टैक्टिकल और स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 4 जनवरी 2003 को तत्कालीन प्रधानमंत्री, उस समय जो अटल बिहारी वाजपेयी थे, उनके द्वारा स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड की स्थापना की गई थी और एयर मार्शल तेज मोहन अस्थाना को इसका पहला कमांडर इन चीफ बनाया गया था। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप याद रख सकते हैं, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। अगली स्लाइड में हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मैंने अभी आपको बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में बताया है। अब यहां पर यदि हम देखें तो ये जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं, इनको आप पृथ्वी के किसी भी हिस्से से लॉन्च कर सकते हैं, सबसे पहली चीज। दूसरा,
यहां पर एक बैलिस्टिक मिसाइल का प्रकार होता है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, मतलब ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल जिसको हम एक महाद्वीप से लॉन्च करके दूसरे महाद्वीप तक पहुंचा सकते हैं। और ये ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल होती है जो अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्रॉस करने में सक्षम होती है और फिर उसके बाद ये एटमॉस्फेयर में री एंटर करती है। इसलिए इसमें जो टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है इसको एटमॉस्फेयर री एंट्री टेक्नोलॉजी कहा जाता है। तो ये भी बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, क्योंकि यदि हम क्रूज मिसाइल से इनका कंपैरिजन करेंगे तो क्रूज मिसाइल एटमॉस्फेयर में ही रहती हैं और ये अपना जो पाथ जनरेट करती हैं वो ऑलमोस्ट सरफेस के पैरेलल होता है, ये सरफेस से अटैच रहती हैं और सरफेस से ज्यादा दूर नहीं जाती हैं। जबकि बैलिस्टिक मिसाइल सरफेस से अटैच नहीं रहती हैं, ये सरफेस से दूर जाती हैं, अच्छी हाइट तक ट्रेवल करती हैं, कई बार एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाती हैं और फिर एटमॉस्फेयर में री एंटर करती हैं। आप इस स्लाइड में देख पा रहे होंगे बैलिस्टिक मिसाइल का पाथवे। यहां पर आप ये जो ABCDE देख रहे हैं ये अलग अलग पार्ट्स हैं बैलिस्टिक मिसाइल के। इसके बाद ये यहां पर जो फर्स्ट लिखा हुआ है यहां पर आप देखेंगे फर्स्ट में, तो ये यहां से हमने क्या किया, बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया है, तो इसको आप क्या कह सकते हो, लॉन्च पैड बोल सकते हो। और यहां पर जो लॉन्च पैड होता है यहां पर लॉन्चर होता है। वर्तमान में जो लॉन्चर्स यूज किए जा रहे हैं मिसाइल को लॉन्च करने के लिए ये मोबाइल लॉन्चर्स हैं। मोबाइल लॉन्चर्स ऐसे लॉन्चर्स को कहा जाता है जिनको आप देश के किसी भी हिस्से में ले जा सकते हो और कहीं पर भी स्थापित करके आसानी से आप मिसाइल का लॉन्च कर सकते हो। तो यहां से हमने क्या किया, मिसाइल को लॉन्च किया है। अब आप देखेंगे समय के साथ मिसाइल के अलग अलग कंपोनेंट्स अपना रोल प्ले करेंगे। जैसे जब मिसाइल को लॉन्च किया जाएगा तो यहां पर अपन एक्शन रिएक्शन फोर्स काम करेगा, न्यूटन का थर्ड लॉ लगेगा और यहां पर थ्रस्ट जनरेट होगा और ये जो थ्रस्ट है इसी थ्रस्ट की वजह से बेसिकली क्या होगा, मिसाइल ऊपर की ओर उठेगी। अब आपको पता होना चाहिए कि यहां पर थ्रस्ट इतना पावरफुल होगा कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो मिसाइल को नीचे ले जाने की कोशिश कर रहा है उसका इंपैक्ट कम होने लग जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आप देखेंगे ये जो पाथ है ये मिसाइल का पाथ है और ये पाथ कैसा बन रहा है, अभी मैंने आपको बताया था ये पैराबोलिक पाथ बन रहा है। ठीक है, ये टारगेट्स हैं, जैसे जहां पर ये मिसाइल गिर रही है ये यहाँ पे आपको दिख रहा है ये टारगेट्स हैं बेसिकली। तो ये अलग अलग कंपोनेंट हैं। अब मिसाइल पूरी की पूरी मिसाइल नहीं गिरती है, याद रखिएगा यहां पर मिसाइल का जो हिस्सा जिसमें आप वेपन्स रखते हो इसे पेलोड कहा जाता है। ठीक है, और डिफेंस की भाषा में इसे वॉर हेड भी बोलते हैं। तो मिसाइल अपने साथ पेलोड को कैरी करती है। अब ये डिपेंड करेगा कि मिसाइल का वेट कितना है। जैसे अग्नि-1 का जो वेट होता है वो 12,000 किलोग्राम्स होता है और इसकी जो पेलोड कैरिंग कैपेसिटी होती है वो 1000 केजी होती है, यानी 1000 किलोग्राम भार वाले वॉरहेड को, वेपन्स को ये अपने साथ कैरी करने में सक्षम होती है। और यहां पर एक और चीज पता होना चाहिए, रेंज कैसे निकालोगे आप, यहां से मिसाइल लॉन्च की और इस टारगेट को जाके इसने हिट किया तो यहां से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की जो दूरी होती है इसे आप क्या बोलोगे, रेंज। और ये जो पाथ है पूरा का पूरा ये पैराबोलिक पाथ होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, पैराबोलिक पाथ। ठीक है, तो अब बेसिकली बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में जब भी चर्चा होगी तो आपको इतना बेसिक पता होना चाहिए कि ये बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है और किस तरीके से काम करती है। हाँ, एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, ये जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं ये अपने साथ कन्वेंशनल वेपन्स को भी कैरी कर सकती हैं, मतलब परंपरागत हथियारों को, और अपने साथ न्यूक्लियर वेपन्स को भी कैरी कर सकती हैं। तो कल को सपोज करो किसी कंट्री ने न्यूक्लियर अटैक किया है तो न्यूक्लियर अटैक किसकी सहायता से किया जा सकता है, बैलिस्टिक मिसाइल्स की सहायता से किया जा सकता है। तो आमतौर पर देखा जाता है कि न्यूक्लियर वेपन्स को रखने के लिए बहुत सारी ट्रीटी और क्लॉसेस को डेवलप किया गया है वैश्विक स्तर पर। इतना आसान नहीं इनको लॉन्च करना, लेकिन फिर भी यदि आपके पास बैलिस्टिक मिसाइल है किसी भी देश के पास तो वो मिसाइल्स न्यूक्लियर वेपन्स को लॉन्च करने में सक्षम होती हैं। अब यहां पर बैलिस्टिक मिसाइल्स को आप टैक्टिकल मिसाइल्स भी बोल सकते हो, क्योंकि ये गाइडेड मिसाइल्स होती हैं तो ये टैक्टिकल गाइडेड मिसाइल्स भी कहलाती हैं। और बेसिकली क्या होता है कि जब भी आप इसका क्लासिफिकेशन करने जाओगे तो क्लासिफिकेशन करने में दो चीजों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। पहला होता है कि मिसाइल को कहां से लॉन्च किया जा रहा है, यानी लॉन्चर किस टाइप का है, और दूसरा रेंज क्या है। ठीक है, तो यहां पर जब भी हम इन टैक्टिकली गाइडेड मिसाइल्स को क्लासिफाई करते हैं तो हमको लॉन्च प्लेटफॉर्म का पता होना जरूरी होता है। जैसे आपने सुना होगा कई बार एयर टू एयर,
एयर टू एयर, ये एक टाइप हो गया मिसाइल का। फिर दूसरा हो गया एयर टू सरफेस, तीसरा हो गया सरफेस टू एयर, चौथा हो गया एंटी शिप, आजकल काफी ट्रेंडिंग है ये एंटी शिप, और इसके बाद एंटी टैंक या असॉल्ट मिसाइल्स। तो ये एक जो आपने क्लासिफिकेशन किया है, इस क्लासिफिकेशन का जो पूरा का पूरा बेस बन रहा है वो है लोकेशन ऑफ द लॉन्च, प्लेटफॉर्म एंड टारगेट। इसके बाद यदि मैं बात करूं रेंज के अकॉर्डिंग, तो रेंज के अकॉर्डिंग भी आप बैलिस्टिक मिसाइल्स को क्लासिफाई कर सकते हो। बैलिस्टिक मिसाइल्स को जब आप रेंज के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करोगे तो एक टाइप होगा शॉर्ट रेंज, दूसरा होगा मीडियम रेंज, तीसरा होगा इंटरमीडिएट रेंज और चौथा होगा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। अब आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे जैसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, तो एसआरबीएम कई बार क्या होता है, जैसे सपोज करो अग्निवन है, तो अग्निवन के बारे में बहुत सारे न्यूज़पेपर ने क्या लिखा है, एमआरबीएम, मतलब ये एक प्रकार की टाइप हो गई। तो एमआरबीएम का मतलब क्या हो गया, एमआरबीएम का मतलब मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। तो यहां पर जैसे एसआरबीएम लिखा है तो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, फिर एमआरबीएम मतलब मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, आईआरबीएम मतलब इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और आईसीबीएम मतलब हो गया इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो ये जो क्लासिफिकेशन, मतलब आप बैलिस्टिक मिसाइल का क्लासिफिकेशन दो तरीके से कर सकते हैं। पहला जो तरीका हमने अपनाया था उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने दो चीजें देखी थी। पहला, हमारा लॉन्च पैड क्या है, हमारा लॉन्च प्लेटफॉर्म क्या है और टारगेट क्या है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने जब क्लासिफिकेशन किया तो क्लासिफिकेशन में 5 टाइप्स की मिसाइल हमने देखी। पहला एयर टू एयर, दूसरा एयर टू सरफेस, तीसरा सरफेस टू एयर, चौथा एंटी शिप और पांचवा एंटी टैंक और असॉल्ट। इसके बाद जब हमने दूसरी तरीके से क्लासिफिकेशन किया तो इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने देखा रेंज। तो इसमें हमने जैसे बोला शॉर्ट रेंज की मिसाइल है तो इसको हम क्या बोलेंगे, एसआरबीएम, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। यदि मिसाइल मीडियम रेंज की है तो हम इसको क्या बोलेंगे, एमआरबीएम। यदि ये इंटरमीडिएट रेंज के हैं तो इसे क्या बोलेंगे, आईआरबीएम। और यदि इंटरकॉन्टिनेंटल है तो इंटरकॉन्टिनेंटल को क्या बोलेंगे, आईसीबीएम। ठीक है, अब इनकी रेंज भी हम पता कर लेते हैं। जैसे शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स की जो रेंज होती है वो होती है अप टू 480 किलोमीटर, यानी 480 किलोमीटर तक के टारगेट को आप एसआरबीएम से हिट कर सकते हो। इसका मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की जो रेंज होती है वो होती है 965, ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है आपका माइल्स और ये दोनों में लिखा हुआ है आपका। तो मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स 300 से 600 माइल्स के बीच टारगेट को हिट कर सकती हैं। दैट इज किलोमीटर में यदि अपन बात करेंगे तो 480 टू 965 किलोमीटर। अभी मैंने आपको एक फैक्ट बताया था, अग्निवन जिसका हमने टेस्ट किया है 1 जून को, इसकी रेंज है 700 किलोमीटर। 700 किलोमीटर की रेंज है। तो यहां पर आपको क्लियर पता चल रहा है कि अग्निवन एक प्रकार की मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। देखिए क्लासिफिकेशन भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, ये 965 किलोमीटर से 5310 किलोमीटर तक के टारगेट को हिट कर सकती हैं। और इसके बाद इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, इनका जो रेंज होता है वो 5310 किलोमीटर से ज्यादा होता है। तो मतलब यहां पर जो आपने अग्नि 5 बनाई हुई है वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की श्रेणी में आती है, क्योंकि ये 5310 किलोमीटर से ज्यादा रेंज तक जा सकती है, यानी टारगेट को हिट करने में सक्षम है। तो ये टाइप्स ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल का क्लासिफिकेशन हो गया हमारा। इसके बाद ये जो स्लाइड देखेंगे इसमें मैंने क्या लॉन्चर्स को लिया है। अब जैसे सबसे पहली इमेज देखें तो इसमें आप देखेंगे कि जो मिसाइल लॉन्च की गई है ये सी से की गई है। ठीक है, समुद्र से इसको लॉन्च किया गया है। तो अब समुद्र से कहां से इसको लॉन्च किया गया है, इसको लॉन्च किया गया है पनडुब्बी से, ठीक है ना, यानी सबमरीन से। तो यहां पर ये जो लॉन्च हुई है मिसाइल, ये सबमरीन से हुई है, इसलिए आप इस तरीके के लॉन्च को आप क्या बोलोगे, सबमरीन लॉन्च। क्लियर हुआ ये चीज। इसके बाद दूसरा, आप ये जो इमेज देख रहे हैं इसमें मिसाइल को लॉन्च किया गया है टॉवर से। ठीक है, तो टॉवर से लॉन्च किया गया है, इसलिए इस तरीके का जो लॉन्च होता है इसको टॉवर लॉन्च कहा जाता है। और तीसरा आप देखेंगे तो तीसरे में जो मिसाइल को लॉन्च किया गया है ये लॉन्च हुई है मोबाइल लॉन्चर से। और भारत में इस तरीके के लॉन्चर असेंबल किए जाते हैं टाट्रा ट्रक में। आपने आर्मी के ट्रक देखे होंगे,
जिसमें ट्रांसपोर्टेशन होता है। ये जो ट्रक्स होते हैं बेसिकली इनको टाटा ट्रक कहा जाता है। इसी में लॉन्चर को असेंबल कर दिया जाता है और यहीं से मिसाइल को फिर क्या किया जाता है, लॉन्च किया जाता है। तो इस तरीके के क्या होते हैं, अलग अलग लॉन्च प्लेटफॉर्म्स होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सबमरीन से भी मिसाइल लॉन्च की जा सकती है। अग्नि आप सबको पता होगा, डीआरडीओ का एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट था 1983 में, जिसे कहा जाता है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये जो आईजीएमडीपी प्रोग्राम था, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे 1983 में स्टार्ट किया गया था, इस प्रोग्राम में हमने जो मिसाइल्स बनाई उन मिसाइल्स का नाम है PATNA, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश। ठीक है, ये मिसाइल्स हैं बेसिकली। अब इन्हीं में एक सबसे इंपॉर्टेंट मिसाइल है, वो है अग्नि-1। ठीक है, तो अग्नि-1, अग्नि का मतलब आपको पता होगा फायर होता है। अच्छा, इस प्रोजेक्ट को जो लीड कर रहे थे वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजाद थे। तो बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट था और कह सकते हो कि ये प्रोजेक्ट ही भारत को आज आत्मनिर्भर बना रहा है। हम दूसरे देशों पर डिपेंडेंट नहीं अपनी सिक्योरिटी के लिए। हालांकि हम हथियार खरीदते हैं रशिया से भी, अमेरिका से भी, फ्रांस से भी, लेकिन आज यदि जब हमें अपने डेटरेंस की बात करनी हो, डेटरेंस मतलब होता है अपने आप को बचाना, अपना बचाव करना, तो हमारे पास टैक्टिकल वेपन्स हैं जो पूरी तरीके से हमारे देश में बने हुए हैं। ठीक है, उन्हीं में से एक टैक्टिकल वेपन आपका अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल है। अब ये जो मिसाइल है बेसिकली सिंगल स्टेज होती है, ठीक है ना, और इसमें जो फ्यूल यूज किया जाता है ये होता है सॉलिड फ्यूल। ठीक, अब इसको जो बनाया गया था वो इसलिए बनाया गया था कि कारगिल वॉर आपने देखा होगा। कारगिल वॉर जब 1999 में हुआ था तो बहुत सारी समस्याएं आ गई थी। पहली तो हमारे पास ऐसे हथियार नहीं थे जिनसे हम पर्वत श्रृंखलाओं पर हमला कर सकें। ठीक है, तब हमने बोफोर्स को यूज करके जैसे तैसे अपने आप को बचाया था। दूसरा, हमारे पास उन मिसाइल्स का होना भी जरूरी है जिनकी रेंज 200 से 250 किलोमीटर हो और वो स्ट्रैटेजिक वेपन्स को भी कैरी कर सकें। और फिर वहीं से इंपॉर्टेंस बढ़ा ब्रह्मोस मिसाइल का। ठीक है, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल की जो रेंज होगी वो 250-300 किलोमीटर, ज़्यादा रेंज नहीं होती, लेकिन ये टैक्टिकल वेपन्स को कैरी करने में सक्षम होती है और बिल्कुल टारगेट को वहीं पर हिट करती है, एप्रोप्रिएट पोजीशन पर हिट करती है, मतलब टारगेट इससे बच नहीं सकता। तो यहां पर बेसिकली क्या हुआ, ये जो सिंगल स्टेज मिसाइल है जिसे अग्नि एक कहा जा रहा है, तो ये सॉलिड फ्यूल्ड मिसाइल है और इसको इसलिए बनाया गया था क्योंकि जो बेसिकली पृथ्वी एक मिसाइल थी उसकी जो रेंज थी वो 250 किलोमीटर थी और जो अग्नि 2 मिसाइल थी उसकी रेंज थी 2500 किलोमीटर। तो 250 किलोमीटर की पृथ्वी-1 हो गई और 2500 किलोमीटर की हो गई अग्नि-2। इसके बीच में कोई भी मीडियम रेंज की मिसाइल नहीं मिल रही है, तो उस मीडियम रेंज मिसाइल को डेवलप किया गया ताकि हम इसको इस्तेमाल कर सकें। और तब हमने क्या किया था, 25 जनवरी 2002 को, ठीक है ना, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से, तब उस समय जो आइलैंड है उसको व्हीलर आइलैंड कहा जाता था। अब मैंने अभी आपको बताया था कि इसका नाम हो गया है APJ अब्दुल कलाम आइलैंड। तो यहां से हमने क्या किया, इसको लॉन्च किया, इसकी टेस्टिंग की और टेस्टिंग के बाद हमको पता चला कि इसकी रेंज 700 किलोमीटर है। इसलिए आप क्या बोलोगे, इसे मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल बोलोगे। और इसकी पेलोड कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, 1000 किलोग्राम है और इसका जो वेट है वो कितना है, 12000 किलोग्राम। तो आई होप आपको इस लेक्चर में अग्नि-1 के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिली होगी और कल को यदि आप SRBM, MRBM या IRBM या ICBM इस तरीके के शब्द सुनोगे तो आप तुरंत उनके बारे में समझ लोगे, उनका क्लासिफिकेशन कर लोगे। थैंक यू।